तुम दूर जाती हो तो डर लगने लगता है कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। इसलिए हमेशा तुम्हें अपनी बाहों में रखना चाहता था। वादा करो चाहे कुछ भी हो जाए, जिंदगी कितने ही इम्तिहान क्यों ना ले, तुम कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी। क्या हुआ है राघव, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मैं हमेशा आपके साथ और पास रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, वादा करती हूँ आपसे। अब उठिए और चलकर तैयार हो जाइए। दादी रात भी आपके बारे में पूछ रही थी। अभी थोड़ी देर ऐसे ही रहो, अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, ये बात है। सिया राघव के नाक से अपना नाक रगड़ते हुए बोली। सॉरी बाबू, रात मौसम खराब की वजह से मैं तुम्हें लेकर बाहर नहीं जा सका। कोई बात नहीं राघव, मुझे बुरा नहीं लगा। आप घर आ गए, यही बहुत है मेरे लिए। आज तैयार रहना, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। आप थोड़ा प्यार कर लें। इतना बोलकर वह एक बार फिर सिया के चेहरे की तरफ झुक गया। राघव बेटा, अब आपकी तबीयत कैसी है? सिया बता रही थी आपकी तबीयत रात ठीक नहीं थी। जी दादी, बारिश में भीग चुका था, इसलिए तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन अब ठीक है। वह नाश्ता करते हुए बोला। बेटा अपना ख्याल रखा करो और ज़्यादा देर तक बाहर रहना बंद कर दीजिए। अब आपकी बीवी घर पर आपका इंतज़ार करती है। जी दादी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी और इस वजह से देर हो गई थी आने में। हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी बोलिए। अब आपके और सिया के बीच सब कुछ सही है और आप लोग अपने रिश्ते में आगे भी बढ़ गए हैं। हमारी इच्छा है इस घर में भी छोटा बच्चा आए और हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियाँ गूंजें। गायत्री देवी के इतना बोलते ही राघव के नाश्ता करते हाथ रुक गए और उसने एक नज़र दादी की तरफ देखा और नज़रें चुराने लगा। ऐसे नज़रें चुराने से काम नहीं चलेगा। हम सीरियस हैं, हमें अपने घर में कोई छोटा बच्चा चाहिए, इसलिए आपसे बोल रहे हैं। सिया से इस बारे में बात करिए और हमें खुशखबरी सुनाइए। मेरा नाश्ता हो गया, राघव गायत्री देवी की तरफ बिना देखे ही बोला और फौरन बाहर निकल गया। उसे ऐसे शर्माते देख गायत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और हंसते हुए नाश्ता करने लगी। राघव गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। ये दादी बीना कैसी बातें करती हैं, उनके सामने बैठना एक पल भी मुश्किल हो जाता है। कितना असहज हो रहा था मैं, लेकिन दादी की बात भी सही है। अब तो सिया और मेरे भी सब सही है। क्या अब हमें फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए? शाम को सिया से इस बारे में बात करता हूँ। अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके बाद हम भी अपनी फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। मैं मन ही मन बोला और सामने देखकर ड्राइविंग करने लगा। स्नेहा के घर सो रहे आरब की आंख खुली। खुद को काउच पर देखकर और स्नेहा को अपनी बाहों में सुकून से सोता देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। आरब ने वहीं टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं। ओ गॉड, 9 बज गए। मैं इतनी देर तक कैसे सोता रह गया? भाई तो अब तक ऑफिस भी पहुंच चुके होंगे। वह खुद से बड़बड़ाया। स्नेहा उठो, बहुत लेट हो गया है, मुझे मुझे अभी जाना होगा। उसके इतना बोलते हुए स्नेहा ने अपनी आंखें खोली और उठ बैठी। इतनी जल्दी क्यों जाना है आपको? वह अपनी आंखें अच्छे से खोलते हुए बोली। जल्दी नहीं है, 9 बज गए हैं। भाई अब तक ऑफिस भी पहुंच गए होंगे। मुझे अभी घर के लिए निकलना होगा। ठीक है, लेकिन आप आराम से जाना, स्नेहा उसकी फिक्र करते हुए बोली। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना। मैं ऑफिस पहुंचकर तुम्हें कॉल करता हूँ। आरब ने उसके माथे पर अपने होंठ रखते हुए कहा और गाड़ी की चाबी उठाता हुआ वहां से बाहर निकल गया और गाड़ी लेकर चला गया। सिया अपने रूम में राघव की गिफ्ट की नई साड़ी लिए बैठी मुस्कुराकर देख रही थी। कल वह पहनना चाहती थी इस साड़ी को, लेकिन नहीं पहन पाई और आज पहनने वाली थी। यही सोच सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अचानक उसके फ़ोन की रिंग बजी। सिया ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर ऋषि का नाम देखकर पल भर में सिया की मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे के भाव बदल गए। उसने बेदिली से कॉल आंसर की और फ़ोन कान से लगा लिया। बोलो, क्यों फ़ोन किया है? वह खासे गुस्से में बोली। इतनी जल्दी भूल गई? आज हमें थोड़ी देर के लिए मिलना है, उसके बाद मैं आज वापस चला जाऊंगा। बोलो कहाँ मिलना है, मैं मिलने आ जाऊंगी। वही बताने के लिए तो फ़ोन किया, कहाँ मिलना है। मैं एड्रेस और जगह सेंड कर रहा हूँ, 5 बजे पहुँच जाना।
ठीक है। और कुछ? और कुछ नहीं, बस तुम वक्त पर पहुंच जाना। ऋषि के इतना बोलते ही सिया ने कॉल कट कर दी और खुद से बड़बड़ाई, पता नहीं यह ऋषि मुझसे चाहता क्या है, जब साफ साफ मैंने इसे मना कर दिया है। कहीं यह कुछ प्लानिंग तो नहीं कर रहा मेरे खिलाफ? नहीं नहीं, ऋषि इतना भी गिरा हुआ नहीं है जो मेरे खिलाफ प्लानिंग करेगा। 2 बज रहे हैं, 5 बजे उससे मिलने पहुंचना। उसने मोबाइल में टाइम देखा और नीचे चली गई। और फिर सिया तैयार होकर 5 बजे से पहले उस रेस्टोरेंट में पहुंच गई थी जहां ऋषि ने उसे बुलाया था। सिया बैठी बार बार बाहर गेट की तरफ देख रही थी, लेकिन वह अभी तक नहीं आया था। और फिर सिया को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। उसे ऋषि आता दिखा। वह आया और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर सिया के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कहना पड़ रहा है। तुम कितने बेशर्म और घटिया इंसान हो। साफ साफ मना कर चुकी हूँ मैं तुम्हें, फिर भी तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। सिया उसके चेहरे पर नज़र जमाकर बोली, एक बार जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। रात की फ्लाइट है, फिर क्या पता ज़िंदगी में कभी मुलाकात होगी भी या नहीं। भगवान से दुआ करूंगी कि अब कभी तुम मेरे सामने ना हो। तुम नाराज और गुस्सा हो मुझसे? क्या हम सारी नाराजगी भूलकर दोस्त नहीं बन सकते? माना कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपनी गलती की तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और हम दोस्त बन जाते हैं। ऋषि ने टेबल पर रखे सिया के हाथ पर अपना हाथ रखा और गहरी नज़रों से उसे देखा। लेकिन कोई था जिसकी नज़र सिया और ऋषि पर थी, और उसी के साथ उसकी मुट्ठी भिज गई और आंखों में गुस्सा उतर आया। देखो सिया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और अब मैं उस गलती का पश्चाताप करना चाहता हूँ। और पश्चाताप कैसे करोगे, ये भी तो बता दो। सिया ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और पूछा, अगर तुम मेरा साथ दो तो ये सब हो सकता है। तुम मुझे पायल के बारे में बताओ, उसकी पसंद नापसंद, क्या क्या करना पसंद है उसे और क्या करना नहीं, वो हर चीज़ जो भी तुम्हें पता है। उसने बातों ही बातों में सिया का हाथ अपने दूसरे हाथ में ले लिया और नज़र चुराते हुए दूसरी तरफ खड़े राघव को देखा, जो बहुत गुस्से में लग रहा था। लेकिन सिया ने ऋषि पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसकी बातें बैठी सुनती रही। थोड़ी देर बाद वह सोच समझकर वह बोली, ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ, लेकिन उसके बाद कभी तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। डन? आप बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर सिया ने ऋषि को पायल के बारे में वो सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। अब मुझे चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। वह खड़े होते हुए बोली, ठीक है, अब तुम जाओ, मेरा काम तो हो गया है। वह चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोला, कौन सा काम हो गया? सिया गहरी नजरों से उसे घूरते हुए पूछा। अरे कोई नहीं, मैं तो पायल की पसंद नापसंद के बारे में बोल रहा था। अब तुम जाओ, गुड लक और बेस्ट ऑफ लक, अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर ऋषि आगे बढ़ा और सिया के गले लग गया। जब तक सिया को समझ पाती, तब तक ऋषि उससे अलग हो गया और बोला, अब चलता हूँ, टेक केयर। और हाँ, पायल को इन सब के बारे में कुछ मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। सिया के इतना बोलते ही ऋषि वहां से आगे बढ़ गया और सिया वापस से चेयर पर बैठ गई और खुद से बोली, ऋषि आज इतना फ्री क्यों हो रहा था और हंस हंस कर बातें कर रहा था? कहीं ये कुछ गड़बड़ तो नहीं करके गया है? इतना बोलकर सिया ने नज़र घुमाकर पूरे रेस्टोरेंट में देखा, लेकिन उसे कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया। सिया के उस तरफ देखते ही वह वहां से हट गया और पिलर के पीछे छिप गया, जिससे सिया की नज़र में ना राघव आ सके। लेकिन सिया उसकी नज़र में आ गई थी, जिसकी वजह से राघव की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी और मुट्ठी भींच गई थी। लेकिन वह अभी भी वहीं एक तरफ खड़ा उसे देख रहा था। वह एक क्लाइंट के साथ कॉफ़ी पीने आया था। यहाँ से जाते वक्त अचानक ही राघव की नज़र सिया पर जैसे ही पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। राघव सिया की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसकी नज़र ऋषि पर पड़ी, जो उसके साथ बैठा बातें कर रहा था। और फिर वह एक तरफ खड़ा होकर उन दोनों को देखने लगा। राघव ने खुद को संभाला और गहरी सांस भरकर आंखों पर ग्लासेस लगाए और वहां से चला गया। लेकिन वह इस बात से अनजान अब भी वहीं बैठी ऋषि के बारे में सोच रही थी। कैसे वो इतनी आसानी से चला गया?
जरूर ऋषि के दिमाग में कुछ तो खिचड़ी पक रही है, वरना वो इंसान किसी भी चीज को इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। यही सब बातें सोचते हुए सिया घर के लिए निकल गई। सिया घर आई और आते ही अपने रूम में चली गई, क्योंकि उसे तैयार होना था। राघव उसे लेने के लिए आने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वह रूम में आई तो हैरान रह गई। राघव घर के कपड़ों में बैठा चाय पी रहा था। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? वह उसके पास आते हुए बोली, और वहीं राघव के पास बैठ गई। क्यों नहीं आना चाहिए था मुझे? राघव तीखी नजरों से उसे देखते हुए बोला। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप इतनी जल्दी आ गए, मैं अभी तक तैयार नहीं हुई ना, इसलिए पूछ रही थी। मुझे किसी काम से थोड़ी देर में शहर से बाहर जाना है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर बाहर नहीं जा सकता। इतना बोलकर उसने चाय का कप टेबल पर रखा और खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, आप आराम से जाइए। जब आप आ जाएंगे तब तो हम चलेंगे ना बाहर। क्या हुआ है? मूड क्यों खराब लग रहा है आपका? सब ठीक है ना? वह गौर से राघव के चेहरे के भाव देखते हुए बोली। हाँ, सब ठीक है। तुम परेशान ना हो। मुझे नहीं लग रहा आप ठीक हैं। ठीक हूँ, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, नहीं हो रही मैं परेशान। मुझे आपको कुछ बताना है। सिया राघव की आंखों में देखकर बोली। हाँ बोलो, क्या बताना चाहती हो? सुन रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं, पहले मेरी तरफ देखिए। सिया राघव के सामने आकर बोली। अब बोलो भी, क्या कहना चाहती हो? वह झल्लाकर बोला। आपको आज हुआ क्या है? क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? सिया देखो, पहले ही आज मेरा दिमाग हिला हुआ है, और हिलाओ मत। जो भी बोलना है जल्दी बोलो। वो ऋषि है ना, जो दिल्ली में मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था? हाँ, क्या हुआ उसे? वो कुछ दिन पहले यहाँ आया था मुझसे मिलने। क्यों मिलने आया था वो तुमसे यहाँ? ऋषि का नाम सुनते ही राघव की आंखों के सामने शाम वाला मंजर एक बार फिर लहरा गया, जब सिया का हाथ उसके हाथ में था। वो मुझसे। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा जहाँ मीना खड़ी थी। दादी आप दोनों को बुला रही हैं, वह नजरें चुराते हुए बोली। ठीक है, आ रहे हैं हम, तुम जाओ। राघव के इतना बोलते ही मीना वहां से चली गई। राघव ने सिया की तरफ अपना रुख किया और बोला। हाँ तो बोलो, तुम क्या बोल रही थी ऋषि के बारे में? पहले दादी से मिल लेते हैं, उसके बाद बता दूंगी। ठीक है चलो। इतना बोलकर वह आगे बढ़ गया और सिया भी उसके पीछे ही चली गई। राघव और सिया गायत्री देवी के रूम में आए तो देखा उनके हाथ में कुछ बॉक्स थे। आओ बेटा, हम आपकी ही राह देख रहे थे, बैठिए। जी दादी। इतना बोलकर सिया उनके पास बैठ गई और राघव वहीं काउच पर बैठकर उनको देखने लगा। यह कुछ ज्वेलरी बॉक्स हैं, हम चाहते हैं ये सब आपके पास रहें। अब इन सब पर आपका अधिकार है, इसलिए आज से इन्हें आप अपने पास रखिए। सिया ने हैरानी से पहले तो सारे बॉक्स देखे और फिर दादी की तरफ देखकर बोली। मैं कैसे ले सकती हूँ यह सब? आपका है दादी, इसलिए आप ही रखिए इन्हें। हमारे पहले थे, अब ये हमेशा के लिए आपके हैं। इन सब पर आपका हक है। और जैसी ये ज्वेलरी है, बिल्कुल ऐसी ही हमने स्नेहा के लिए भी बनवाई है। आप इस घर की बड़ी बहू हैं, और जो जो आपका हक है वो सब हम आपको देना चाहते हैं। इस घर की सारी जिम्मेदारी अब से आपकी है। अब हमसे ये सब नहीं होता। थक गए हैं हम संभालते संभालते। अब आप संभालिए। क्यों राघव, हम सही बोल रहे हैं ना? गायत्री राघव की तरफ देखकर बोली, जो बैठा उनकी बातें सुन रहा था। मैं क्या बोल सकता हूँ, घर की बातें आप ही जाने। मुझे एक ज़रूरी फ़ोन कॉल करना है, मैं अभी आता हूँ। राघव उन दोनों की तरफ देखकर बोला और रूम से बाहर निकल गया। राघव को अचानक क्या हुआ है, क्यों इतने गुस्से में है, पता ही नहीं चलता। कब और किस बात पर बच्चों की तरह इनका मुंह फूल जाता है। ऋषि वाली बात मुझे राघव को बतानी होगी। अगर कहीं और से ऋषि के यहाँ आने का मकसद राघव को पता चला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी जाकर राघव से बात करनी होगी। वह मन ही मन बोली और गायत्री देवी से बोली। दादी, अभी ये सब आप अपने पास रख लीजिए। जब मुझे ज़रूरत होगी यहीं से ले लूँगी। क्यों, क्या हुआ बेटा? आपको ज्वेलरी पसंद नहीं आई? नहीं दादी, ज्वेलरी बहुत अच्छी है। वो क्या है ना, कबर्ड में अभी जगह नहीं है। मैं एक दो दिन में कबर्ड में जगह बना लूँगी, उसके बाद आपसे बॉक्स ले लूँगी। ठीक है, जैसा आपको सही लगे।
दादी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सिया खड़े होकर बोली। जाते हुए आप मीना को हमारे रूम में भेज दीजिए। जी दादी। इतना बोलकर सिया वहाँ से चली गई और गायत्री देवी ज्वेलरी बॉक्स वापस से कबर्ड में रखने लगी। राघव वहाँ से बालकनी में आकर बैठ गया और एक बार फिर दिमाग में सिया और ऋषि की मुलाकात आंखों के आगे घूमने लगी। उसने अपना सर झटका और पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखने लगा। तभी वहाँ सिया आई और राघव का सर दबाने लगी। उसने चौंक कर अपने पीछे देखा, जहाँ वह चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। ये तुम क्या कर रही हो? आपके सर में दर्द हो रहा है, वही दबा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है? नहीं ना। तो फिर ये दिखावा क्यों कर रही हो? राघव ने खड़े होकर बोला और जाने लगा। आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? किस बात से नाराज हैं मुझसे आप? और अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? सिया ने राघव की कलाई पकड़कर उसे रोकते हुए बोला। तुम्हें सच में नहीं पता मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा हूँ? क्यों तुमसे नाराज हूँ? राघव सिया की तरफ पलटकर बोला। नहीं। वाह, क्या बात है। मेरी बीवी मुझे बिना बताए किसी अनजान शख्स से मिलने जाती है और उसके हाथ में हाथ डालकर बैठती है और वही मुझसे पूछ रही है मैं उससे किस बात से नाराज हूँ। दाद देनी होगी तुम्हारी। राघव तीखी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर बोला। उसके इतना बोलते ही सिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गईं और वह एकटक राघव को देखने लगी। क्या हुआ? यही सोच रही हो ना मुझे ये सब कैसे पता चला? ये सब छोड़ो और तुम मुझे बताओ, मेरी इजाज़त के बगैर तुम मुझसे मिलने क्यों गई थी? एक बार भी यह नहीं सोचा जब मुझे पता चलेगा तो क्या होगा? वह दांत भींचते हुए सिया की दोनों बाजू पकड़कर बोला और गुस्से से उसे दीवार से लगा दी। सिया की आंखों में नमी जमा हो गई। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। अभी तो राघव को इस बारे में ही बताने आई थी और राघव को ऋषि से मिलने वाली बात भी पता चल गई, लेकिन कैसे और किसने बताया उसे? सिया यही सब सोच रही थी जब वह फिर से बोला। सिया, तुम मेरे साथ ऐसा करोगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? राघव, आप गलत समझ रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर कैसा है? बताओ मुझे। क्यों मेरा दिल ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर रहा है? बोल दो। ये सब झूठ है। जो कुछ भी मैंने अपनी आंखों से देखा वो मेरी आंखों का धोखा था। हाँ, सब कुछ झूठ है। जो भी आपने देखा। सिया रोते हुए एकदम बोली। सब झूठ है जो भी आपने देखा। हर बार आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता। जो आपने देखा वो आधा झूठ और आधा सच है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। आपको धोखा देने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। अगर कभी भी ऐसा हुआ तो मैं अपनी जान देना पसंद करूँगी, लेकिन आपको धोखा नहीं दे सकती किसी और के लिए। आप मेरे दिल का सुकून है, दिल की वो धड़कन है जिसके बिना एक पल भी दिल धड़क नहीं सकता। मैं आपको धोखा नहीं दे रही। वह रोते हुए बोली। तो फिर बताओ सच क्या है, क्योंकि मैं सच सुनना चाहता हूँ। राघव सिया की बाजुओं से अपने हाथ हटाते हुए बोला। सिया ने एक नज़र राघव को देखा जब उससे दूरी बनाए खड़ा था और नज़र उसके चेहरे पर ही जमी हुई थी। ऋषि यहाँ मुझसे ही मिलने आया था और जिस दिन हम पुणे गए उसी दिन ऋषि यहाँ आया था। मैं उसे नहीं मिली, इसलिए उस दिन से ऋषि मेरे ही इंतजार में यहाँ था और आज वो यहाँ से चला गया। तुमसे मिलना क्यों चाहता था? वो कहता है वो मुझसे प्यार करता है। नज़र उठाकर राघव की तरफ देखा। इतना बोलकर सिया ने और फिर बोली। वही बताने आया था, लेकिन मैंने उससे इनकार कर दिया है और यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है। मेरी ज़िंदगी आप हैं और आपके अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई और की जगह ही नहीं है। यकीन करिए मेरा। राघव, ऋषि यहाँ से जा चुका है और अब वो यहाँ कभी नहीं आएगा। उसका मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। अगर ऋषि जा चुका है तो उसने तुम्हारा हाथ क्यों थाम रखा था? दोस्ती करना चाहता था और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था। मेरी दोस्त पायल ऋषि को पसंद करती है और उससे प्यार करती है। आज ही यह बात ऋषि को पता चली है, इसलिए उसकी पसंद नापसंद के बारे में जान रहा था। ओह, तो तुमने ठेका उठा रखा है सबकी पसंद नापसंद जानने का और बताने का। कभी मेरी भी पसंद और नापसंद जानने की कोशिश की है तुमने? राघव, जो सच था
वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप मेरी बात पर भरोसा करें या ना करें, यह आपकी परेशानी है, मेरी नहीं। कितनी बार बोल चुकी हूँ, ऋषि के लिए मेरा दिल छोड़ो, दिमाग में भी कुछ नहीं है। आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहा हूँ? वेल डन। और तुम जो उसके हाथ में अपना हाथ दिए बैठी थी, वो भी सब झूठ ही होगा। हाँ, सब झूठ है। मैंने नहीं दिया था ऋषि के हाथ में अपना हाथ, उसने ही पकड़ा था। और अब ऋषि मेरा दोस्त है, यह सब नॉर्मल है। आप भी तो लड़कियों के साथ फिरते होंगे ना? मैंने तो कभी आपसे कुछ पूछा नहीं। एक बार और आपसे कह रही हूँ, ऋषि से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर इस दुनिया में किसी से मेरा कोई रिश्ता है तो वो आपसे है। बहुत प्यार करती हूँ आपसे, आपके बिना नहीं जी सकती। लेकिन आप शायद ये बात भूल गए हैं। कुछ नहीं भूला हूँ मैं बाबू, बस वो सब देखकर डर गया था, कहीं तुम मुझसे दूर ना चली जाओ। इतना ही भरोसा था आपको अपने प्यार पर। वह भरी भरी आंखों से उसकी आंखों में देखकर बोली। राघव ने सिया का चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और बोला, तुम पर और खुद के प्यार पर तो भरोसा है, लेकिन इस दुनिया और इस दुनिया के लोगों पर नहीं है। तुम फिक्र मत करो, उस ऋषि को मैं छोड़ूंगा नहीं। आज और अभी ठिकाने लगवाता हूँ उसे तो। राघव के इतना बोलते ही सिया की आंखें खौफ से बड़ी बड़ी हो गईं और चेहरे पर डर का साया लहरा गया। आप ऋषि को कुछ नहीं बोलेंगे? आपको मेरी कसम है राघव, ऋषि जाते वक्त मुझसे माफ़ी मांग कर गया है और दोस्ती का हाथ बढ़ा कर गया है। पायल उससे बहुत प्यार करती है। अगर ऋषि को कुछ हुआ तो मैं पायल को खो दूंगी। मेरी एक ही दोस्त है, इसलिए आप ऋषि को कुछ नहीं बोलेंगे। सिया की बात सुनकर एक पल के लिए राघव चुप हो गया और फिर बोला, ठीक है, नहीं करूँगा कुछ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम आज के बाद बिना मेरी परमिशन के किसी से मिलने नहीं जाओगी, और अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो भी तुम मुझे बताओगी या फिर मेरे साथ चलोगी। ओके, लेकिन बदले में आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बोलो, कौन सा वादा? हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं, लेकिन आप अभी तक मुझ पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाए। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, यह बात आप अच्छे से जान और समझ लें। भरोसा करता हूँ तुम पर, लेकिन डर जाता हूँ तुम्हें खोने के डर से। आज ये इतना गुस्सा और नाराज़गी इसलिए थी मुझसे। हाँ, यही वजह थी जिसकी वजह से मैं कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गया और जाने अनजाने में तुम्हें दर्द दे गया। मुझे माफ़ कर दो सिया, आपने कुछ गलत नहीं किया। आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही सब करता। माफ़ी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। बिना आपको बताए मैं ऋषि से मिलने चली गई। सोचा था एक बार ऋषि से मिलाऊं, उसके बाद आपको सब बता दूंगी, लेकिन आपको तो सब पहले ही पता चल गया। गलती मेरी थी, आई एम सॉरी। राघव वह शर्मिंदगी से नजरें झुकाकर बोली। सही वक्त पर तुमने मुझे सब बताकर मेरी गलत फहमी और नाराजगी सब खत्म कर दी, वरना आज शायद गुस्से में मैं अपना रिश्ता खराब कर देता। 2 साल के लंबे समय के बाद तुम्हें इतनी मुश्किल से पाया है, अब फिर से नहीं खो सकता। आई लव यू, आई लव यू सो मच। इतना बोलकर राघव ने सिया के माथे पर अपने होंठ रखे, जिससे सिया की आंखें बंद हो गईं और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आपको इतने गुस्से में देखकर मैं डर जाती हूँ। हाँ, तभी तो मेरे गुस्से के डर से तुम उस ऋषि से मिलने चली गई थी, वो भी बिना मुझे बताए। गलती हो गई है, पहली और आखिरी गलती, समझकर माफ़ कर दीजिए। जब कोई इतने प्यार से मनाए तो हम कौन होते हैं अपनी इतनी प्यारी बीवी से रूठने वाले। राघव सिया की नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला। राघव, आपको क्या लगा मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? तुम नहीं जानती 2 साल मैंने तुम्हारे बिना कैसे गुजारे हैं। एक एक पल सदियों सा लंबा गुजरा है मेरा। खैर छोड़ो, ये सब बातें जो बीत गया अब उसे याद करने का कोई फायदा नहीं। तुम मुझे मिल गई, यही मेरे लिए काफ़ी है। इतना प्यार करते हैं मुझसे? सिया उसका चेहरा अपनी हथेलियों में भरकर बोली। कोई शक? तुम कहो तो साबित करके दिखा सकता हूँ। राघव किसी की आंखों में देखकर बोला। साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ आप कितना प्यार करते हैं मुझसे। इतना बोलकर सिया पंजों के सहारे थोड़ा ऊपर हुई
और उसके होंठों को हल्के से अपने होंठों से छू लिया और पीछे हो गई। पता है, तुम्हारी ये अदा मुझे सबसे ज़्यादा भाती है, जब तुम अपने पंजों पर खड़ी होकर मुझ पर अपना प्यार न्यौछावर करती हो। राघव सिया की कमर में अपना हाथ डालकर बोला और उसे खुद के करीब कर दिया। कभी थोड़ी देर पहले तो शायद आप नाराज थे ना? नाराज था, लेकिन अब नहीं। इतना बोलकर राघव ने सिया के लबों पर अपने लब रख दिए और चूमने लगा। सिया ने भी उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें कस दी और आंखें बंद करके उसे महसूस करने लगी। डिनर करके राघव काउच पर बैठकर ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम कर रहा था और सिया ने कबर्ड से कपड़े निकाल रखे थे और उनको सही करके रख रही थी। तभी राघव के दिमाग में सुबह वाली दादी की बात आई। उसने एक नज़र सिया पर डाली और फिर से नज़र लैपटॉप पर जमाकर बोला, तुम्हें पता है आज सुबह दादी मुझसे क्या बोल रही थी? क्या कहा दादी ने आपसे? आप बताएंगे तो पता चलेगा ना मुझे, दादी ने क्या कहा आपसे? दादी ये बोल रही थी कि उनको अब घर में छोटा मेहमान चाहिए। हाँ तो बुला लो आप कोई छोटा मेहमान जो आपके जानने वाला हो, मैं बेध्यानी में बोली। उसके इतना बोलते ही राघव ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा और अपनी हंसी रोकते हुए बोला, तुम सच बोल रही हो? बुला लूँ घर में छोटा मेहमान? हाँ, इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सोच लो एक बार, क्योंकि घर में छोटा मेहमान लाने के लिए हम दोनों को मेहनत करनी होगी। इसमें सोचना क्या है और मेहनत कैसी? राघव अपने चेहरे की हंसी छिपाते हुए सिया के पीछे आकर खड़ा हो गया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, मेहनत तो करनी ही होगी ना, तभी तो हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा। उसके इतना बोलते ही सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और चेहरे पर शर्म की लाली उभर आई, जिससे काम करते उसके हाथ रुक गए और नजरें झुक गईं। दादी उस मेहमान की बात कर रही थी जो मेरा और तुम्हारा बच्चा होगा। उसके लिए तो हम दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी ना। दादी की ख्वाहिश है जल्द से जल्द हमारा बच्चा अपनी गोद में खिलाना चाहती हैं। क्या तुम इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो? राघव उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, दादी की तो कब की इच्छा है हमारा बेबी हो। मुझे भी दादी ने ये बात कही थी। सच में? लेकिन तुम मुझे अब बता रही हो ये बात? अगर पहले ही बता देती, अब तो बेबी के आने की खबर सबको मिल भी जाती। राघव आंखों में शरारत भरकर बोला, आपका कुछ नहीं हो सकता, मैं मुस्कुराते हुए बोली और फिर से कपड़े कबर्ड में रखने लगी। तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो, राघव सिया को पीछे से अपनी बाहों में भरकर बोला। अच्छा जी, हाँ जी। वैसे तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? बेबी के बारे में? और किसके बारे में? इतना बोलकर राघव ने सिया की गर्दन पर होंठ रख दिए। वो मैं बोलना चाह रही थी। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हो तुम? उसे चुप देखकर वह बोला। सिया ने आंखें बंद करके गहरी सांस भरी और राघव के हाथों पर अपने हाथ रखते हुए बोली, बेबी के लिए अभी मैं तैयार नहीं हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को अभी मैं निभा नहीं सकती। अगर आप कहें तो हम कुछ बात बेबी के बारे में सोचें। तब तक मैं भी खुद को तैयार कर लूँगी। और तुम्हें ये क्यों लग रहा है तुम अभी हमारे बेबी की जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हो? इतनी भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती है। हम दोनों हैं ना, एक साथ मिलकर अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाएंगे। बस तुम एक बार हाँ बोल दो। सिया ने कुछ पल सोचा और राघव की तरफ अपना रुख करके उसके गले में अपनी बाहें डाली और बोली, जब आप साथ हैं फिर मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। अब मैं ये सारा काम समेट लूँ, आप भी अपना काम करिए। उसके बाद मैं आंखों में सोखी भरकर बोला, उसके बाद क्या बहुत थक गए हैं, सोना है? और बच्चे की प्लानिंग वो कब करेंगे? आरब की शादी के बाद। इतना बोलकर सिया ने राघव का गाल चूम लिया और बाकी के कपड़े कबर्ड में रखने लगी, लेकिन राघव उसे घूरकर वापस से बैठकर काम करने लगा। उसकी हालत देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राघव सो जाइए, बहुत रात हो गई है, काम आप कल भी कर सकते हैं। सिया लेटते हुए बोली, तुम सो जाओ, थोड़ी देर का काम रह गया है, उसे करके सो जाऊंगा। राघव बिना सिया की ओर देखे ही बोला और फिर से लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। और फिर लेटते ही सिया को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख खुली
तो खुद को राघव की बाहों में देखकर सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सिया ने राघव के माथे पर आ रहे बालों को पीछे किया और उसका माथा चूम लिया। वह चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसे ही देख रही थी, जो बहुत ही सुकून से सिया को अपनी बाहों में भरकर सो रहा था। सिया को शरारत सूझी। उसने धीरे धीरे राघव के चेहरे पर फूंक मारनी शुरू की, लेकिन राघव को सिया की फूंक मारने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वह ऐसे ही आंखें बंद किए सोता रहा। सिया ने राघव के हाथ अपने इर्द गिर्द से हटाए और उठ बैठी। उसने एक नज़र राघव की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बेड से उतर गई और टॉवल लेकर बाथरूम में चली गई। गायत्री देवी मीना के साथ मिलकर पूजा की थाल सजा रही थी। आज उन्हें मंदिर जाना था और उसी की तैयारी में लगी हुई थी। जब सिया तैयार होकर नीचे आई, दादी आप ये सब क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना, लाइए मैं कर देती हूँ। ठीक है बेटा, आप ये सब तैयार करिए, हम अभी आते हैं। उसके बाद मंदिर के लिए निकलना भी है। गायत्री देवी चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली और अपने रूम की तरफ बढ़ गईं। राघव की आंख खुली। उसने नींद में ही अपनी बराबर साइड हाथ फेर कर देखा, लेकिन वहाँ सिया नहीं थी। वह उठ बैठा और पूरे रूम में नज़र घुमाकर देखा, लेकिन सिया वहाँ भी नहीं थी। सिया बाथरूम में हो क्या तुम? वह उठते हुए बोला। सिया कहाँ हो यार तुम? सुबह सुबह राघव सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसे आवाज़ देते हुए बोला। भैया, सिया भाभी घर पर नहीं है। मीना राघव को परेशान देखकर बोली। घर पर नहीं है? सुबह सुबह कहाँ गई है? दादी और सिया भाभी दोनों मंदिर दर्शन के लिए गई हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगी। आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है, जल्दी से तुम नाश्ता लगा दो, मैं 2 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। इतना बोलकर राघव फौरन वापस सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। दादी मुझे नहीं लगता हम भगवान जी के दर्शन कर पाएंगे, इतनी भीड़ है। लगता है पूरा शहर आज ही मंदिर में भगवान जी के दर्शन करने के लिए आया है। सिया मंदिर के बाहर भीड़ देखकर बोली। लग तो हमें भी यही रहा है, लेकिन जब यहाँ आए हैं तो बिना दर्शन किए वापस तो नहीं जाएंगे। दादी अगर आप कहें तो क्या मैं राघव को फ़ोन करके यहाँ आने के लिए बोल दूँ? राघव जल्दी हमें भगवान जी के दर्शन करवा देंगे। सोच तो हम भी यही रहे हैं, लेकिन नहीं, हम भी यहाँ सबके साथ खड़े होने का मज़ा लेना चाहते हैं। सालों पहले हम भी ऐसे ही लाइन में लगकर भगवान के दर्शन किया करते थे, लेकिन राघव जब से बड़े हुए हैं और उन्होंने सारा काम अपने कंधों पर लिया है, उस दिन से कभी राघव ने हमें ऐसे लाइन में लगने नहीं दिया। खुद हमारे साथ आते थे और दर्शन करवा कर ले जाते थे। चलिए दादी, आज सालों बाद आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इस बहाने मैं भी आपके साथ ये सब देख पाऊंगी। सिया मुस्कुराकर बोली और इधर उधर की बातें करने लगी। इधर राघव ऑफिस आया और आते ही अपने केबिन में चला आया और रिसीवर उठाकर कान पर लगाया और बोला, जल्दी मेरे केबिन में आओ। इतना बोलकर उसने रिसीवर रखा और अपने सामने रखी फाइल खोलकर देखने लगा। जी सर, आपने बुलाया? संजू रूम में आते हुए बोला। हाँ, वो जो आर के मल्होत्रा वाली फाइल है, वो तैयार हुई या नहीं? आर के मल्होत्रा वाली फाइल तो कब की तैयार है। ठीक है, उसे मेरे केबिन में लेकर आओ और जल्दी से फ्लाइट की आज रात की 2 टिकट बुक करवाओ। जी सर, अभी करवाता हूँ। इतना बोलकर संजू चला गया और राघव लैपटॉप पर ज़रूरी काम करने लगा। थोड़ी देर बाद संजू फिर से केबिन में आया और आते ही बोला, यह रही आर के मल्होत्रा की फाइल और दिल्ली की टिकट भी बुक हो गई है। आज रात 12 बजे की फ़्लाइट है। आरब के साथ मिलकर कुछ दिन तुम ऑफिस का अच्छे से ध्यान रखोगे। जैसा काम अब हो रहा है, बाद में भी ऐसे ही होना चाहिए। सर, आप दिल्ली कितने दिन के लिए जा रहे हैं? 1 हफ्ते के लिए। सब कुछ यहाँ हैंडल कर लेना। अगर कोई भी परेशानी आए तो तुम तुरंत मुझे फ़ोन करोगे और कौन सी मीटिंग कब है, आरब को सब बता देना और समझा देना। आप बेफिक्र रहिए, यहाँ की चिंता छोड़ दीजिए। आरब सर सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। उनके होते हुए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम जाओ और आरब को मेरे केबिन में भेजो। जी सर। इतना बोलकर संजू चला गया और वह फिर से काम करने लगा। शाम को राघव घर आया और गाड़ी से उतरकर वह अंदर बढ़ गया तो देखा गायत्री और सिया दोनों लिविंग रूम में काउच पर बैठी बातें कर रही थीं। वह चलता हुआ उनके पास आया
और काउच पर बैठ गया। सिया और गायत्री देवी हैरानी से राघव को देखकर बोली, क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? सब ठीक तो है ना? जी दादी, सब ठीक है। रात 11 बजे मुझे दिल्ली के लिए निकलना है, इसलिए जल्दी आया हूँ। सामान पैक करना है। दिल्ली? अचानक क्यों? दादी, बहुत ज़रूरी काम है। मैं सोच रहा था सिया को भी अपने साथ लेकर चलता हूँ। यह भी अंकल आंटी से मिल लेगी और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। राघव सिया की तरफ देखकर बोला, जो उसे ही देख रही थी। यह तो आपने सही बोला, हम तो बहुत खुश हैं आप और सिया जा रहे हैं, लेकिन जब वहाँ से तुम दोनों वापस आओ तो खुशखबरी के साथ आना। गायत्री देवी के इतना बोलते ही सिया की नज़रें शर्म से झुक गईं और उसे कुछ बोलते ही नहीं बना। जाइए आप दोनों और अपनी पैकिंग कर लीजिए, हम आपके लिए चाय भिजवाते हैं। जी दादी। चलो सिया, वह खड़े होकर बोला और सिया को अपने साथ लेकर ऊपर बढ़ गया। राघव, दिल्ली अचानक से जाने का प्लान कब बनाया आपने? और आपने मुझे बताया भी नहीं। सिया रूम में आते ही बोली, अचानक ही बना है दिल्ली जाने का प्लान, इसलिए घर जल्दी आया हूँ ताकि तुम अपनी और मेरी पैकिंग कर सको। राघव, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे माँ और बाबा की बहुत याद आ रही थी। वह चहकते हुए बोली और राघव के गले लग गई। हाँ, तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। जल्दी से कपड़े पैक कर लेती हूँ। इतना बोलकर सिया कपड़े पैक करने चली गई और राघव काउच पर बैठकर शूज उतारने लगा। और फिर डिनर करने के बाद राघव और सिया सबसे मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। पूरे रास्ते राघव के दिमाग में बस एक ही नाम गूंजता रहा और वो नाम कोई और नहीं, आर के राजवीर मल्होत्रा उसके बाप का नाम था, जो सालों पहले उन सबकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चले गए थे। राघव ने भले ही अपने डैड से सारे रिश्ते खत्म क्यों ना कर लिए हों, लेकिन खबर वह हर पल रखता था क्या और कब उनकी जिंदगी में हो रहा था। आर के राजवीर मल्होत्रा नाम और रुतबे में राघव से कोई कम नहीं थे। उनका भी एक लंबा चौड़ा कारोबार था जो वो खुद संभालते थे। आर के मल्होत्रा कंपनी के साथ कल एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, जिसकी वजह से राघव को अर्जेंट दिल्ली के लिए निकलना पड़ा। ये मीटिंग बहुत बड़ी मीटिंग थी, जिसमें देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल होने वाले थे। और जिस भी कंपनी का काम आर के मल्होत्रा कंपनी को पसंद आएगा, वही कंपनी उनके साथ मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर सकती है और करोड़ों रुपए कमा सकती है। लेकिन राघव उस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने डैड से मिलने के लिए जा रहा था, क्योंकि यह मौका उसे बहुत मुश्किल से मिला था और इस मौके को राघव गंवाना नहीं चाहता था। वहां जाकर क्या कुछ होगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, वह मन ही मन बोला और सिया का हाथ अपने हाथ में थाम लिया, जो उसके कंधे पर सर रखे सो रही थी। दिल्ली पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर ही उन दोनों को लेने गाड़ी आ गई। राघव और सिया गाड़ी में बैठे और गाड़ी आगे बढ़ गई। राघव, हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब कहाँ रहने वाले हैं? होटल में? सिया गाड़ी से बाहर देखते हुए बोली, नहीं, हम होटल में नहीं रुक रहे हैं, बल्कि तुम्हारे घर रुक रहे हैं। उसके इतना बोलते ही सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। आप सच बोल रहे हैं ना? वह खुश होते हुए बोली, हाँ, हम जितने भी दिन यहाँ रहने वाले हैं उतने ही दिन तुम्हारे घर रहेंगे और अंकल आंटी को मनाने की कोशिश भी करेंगे। आखिर कब तक वो दोनों अपनी बेटी से नाराज रहेंगे? आप बहुत अच्छे हैं। सिया ने खुश होकर राघव का गाल चूम लिया और उसके गले लग गई। लेकिन अभी तो सुबह के 4 बज रहे हैं, इतनी सुबह सुबह हम घर कैसे जाएंगे? सब सो रहे होंगे। सिया राघव से अलग होकर बोली, उसकी तुम फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है। और फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी उस बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी जहाँ सिया रहती थी। वह गाड़ी से बाहर आई और चारों ओर नजर दौड़ाकर देखने लगी। होठों पर मुस्कुराहट ने अपना कब्जा कर लिया था और दिल एक बार फिर अपने घर आकर खुश और मुतमईन हो गया था। राघव ने पॉकेट से मोबाइल फोन निकालकर किसी को टेक्स्ट सेंड किया और सिया का हाथ पकड़कर घर के अंदर बढ़ गया। राघव सिया को लेकर जैसे ही उसके फ्लैट पर पहुंचा, दरवाज़ा खुला हुआ था और दरवाजे पर जानकी खड़ी शायद उन्हीं का इंतजार कर रही थी। सिया की जैसे ही अपनी माँ पर नज़र पड़ी, उसकी आंखों में नमी जमा हो गई
और कदम दरवाजे पर ही रुक गए। ऐसा ही कुछ हाल जानकी का भी था। उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे और चेहरे पर मुस्कान सजी हुई थी। माँ, वह रोते हुए बोली और जानकी के गले लग गई। उन्होंने भी सिया को अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों पर अपने लब रख दिए। कितना इंतजार किया तुम्हें अपने सीने से लगाने के लिए। आज दिल को सुकून मिला है। जानकी सिया से अलग होकर उसका माथा चूमते हुए बोली। आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? माँ, मैंने आपका और बाबा का दिल दुखाया है। पहले नाराज थी, लेकिन अब मुझे फख्र है अपनी बेटी की पसंद पर। अंदर चल, सारी बातें खड़े होकर क्या यहीं करनी है? बाबा कहाँ हैं? सो रहे हैं। अब भी बाबा मुझसे नाराज हैं? नाराज तो हैं, लेकिन अगर तू अपने बाबा को मनाने की कोशिश करेगी तो ज़रूर मान जाएंगे। आइए बेटा, आप भी यहीं दरवाजे पर खड़े हैं। जी आंटी, इतना बोलकर राघव अंदर आ गया और बैग रखकर वहीं काउच पर बैठ गया। तुम दोनों चलकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है, बस सोना चाहते हैं। सिया, बेटा राघव को अपने कमरे में लेकर जाओ और तुम भी आराम से सो जाना, सुबह बात करते हैं। जी माँ, वह चेहरे पर मुस्कान सजाकर बोली। चलिए राघव, सिया ने प्यार से राघव की तरफ देखकर कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। राघव भी उसके पीछे ही रूम में चला आया। राघव जैसे ही रूम में आया, सिया ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके सीने से लग गई। राघव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और आंखें बंद कर लीं। राघव को कुछ देर ही हुई थी जब उसे अपनी शर्ट पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। उसने फौरन सिया को खुद से दूर किया तो देखा वह रो रही है। क्या हुआ बाबू, तुम रो क्यों रही हो? राघव ने परेशान होकर पूछा। समझ नहीं आ रहा आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप नहीं जानते आपने मुझे कितनी खुशी दी है वापस मेरे घर लाकर। अब मैं माँ बाबा से माफ़ी मांग सकती हूँ। दिल पर एक बोझ सा था जो हर वक्त परेशान करता रहता था, लेकिन आज वो बोझ उतरता महसूस हो रहा है। ये आंसू खुशी के हैं। वह चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोली। तुम मेरी जान हो और मेरी जान परेशान रहे, यह मैं कभी नहीं चाहूँगा। तुम्हें खुश रखना ही मेरा फर्ज है, और आंसू खुशी के हों या फिर दुख के, आज के बाद मैं इन आंखों में कोई भी आंसू नहीं देखना चाहता। राघव सिया के गाल पर आए आंसुओं को साफ करते हुए बोला। और हाँ, तुम क्या बोल रही थी? मेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं? यही कुछ कह रही थी ना तुम? हाँ तो फिर अदा करो मेरा शुक्रिया। राघव आंखों में शरारत भरकर बोला। कैसे? वह नासमझी में बोली। यहाँ अपने मुलायम और कोमल लब रखकर राघव अपने होठों पर उंगली रखकर बोला। यह कोई वक्त थोड़ी ना है रोमांस करने का। सिया उससे दूर होते हुए बोली, लेकिन राघव ने उसे खुद से दूर नहीं होने दिया और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के करीब कर लिया। रोमांस करने के लिए वक्त बेवक्त नहीं देखा जाता। जब मन करे तभी रोमांस कर लेना चाहिए। अच्छा, और नहीं तो क्या? राघव इतना ही बोला था, सिया ने उसके लबों को अपने लबों से कैद कर लिए और चूमने लगी। राघव भी सिया का साथ देने लगा और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाकर लेटा दिया और सिया की गर्दन पर अपने लब रखने लगा। और फिर दोनों प्यार की बारिश में भीगकर एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। सुबह अतुल तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आए और लिविंग रूम में काउच पर बैठकर आज का अखबार उठाकर पढ़ने लगे। लेकिन तभी उनकी नज़र वहीं काउच के पास रखे बैग पर पड़ी तो हैरान रह गए। ये बैग किसका है और कौन आया है घर में? वह मन ही मन बोले और किचन में चले गए जहाँ जानकी उनके लिए नाश्ता बना रही थी। जानकी, घर में कोई आया है क्या? बाहर किसी का बैग रखा है। अतुल के इतना बोलते ही जानकी की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। क्या हुआ? किस सोच में डूब गईं? बताओ, किसका बैग रखा है बाहर? वो सिया आई है। वह नजरें चुराते हुए बोली। सिया आई है? और तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? कब और किसके साथ आई है? वो राघव के साथ सुबह ही आई है। दोनों थक गए थे इसलिए सो रहे हैं। ठीक है, तुम जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। इतना बोलकर अतुल वहां से बाहर जाकर वापस काउच पर बैठ गए। इन्हें क्या हुआ? अचानक से सिया के आने की खबर सुनकर बिल्कुल शांत है।
कहीं अतुल ने सिया को माफ़ तो नहीं कर दिया। अगर ऐसा है तो सिया बहुत खुश होगी और मैं भी। भगवान बस सब सही करना, कुछ भी गलत ना हो। जानकी हाथ जोड़कर सीलिंग की तरफ देखकर बोली और खुश होते हुए फिर से नाश्ता बनाने लगी। अतुल नाश्ता करके जा चुके थे और जानकी ने घर का सारा काम खत्म किया। दोपहर के 2 बजे राघव की आंख खुली। उसने सिया को सोता देखा और उठ बैठा और टेबल पर रखा फ़ोन उठाकर टाइम देखा तो फौरन ही उठकर बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह तैयार होकर बाहर आया, जहाँ जानकी दोपहर का खाना बना रही थी। आंटी, एक कप चाय पिला दीजिए। उठ गए आप बेटा? और सिया, वो भी उठ गई? नहीं आंटी, सिया अभी सो रही है। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए बाहर जा रहा हूँ। आप चलकर बैठिए, मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। जी आंटी, वह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोला और लिविंग रूम में आ गया। सिया उठे तो उसे आप बता देना, मुझे आने में लेट हो जाएगा। ठीक है, मैं बता दूंगी, आप आराम से जाइए। जी, इतना बोलकर राघव ने अपना बैग उठाया और वहाँ से चला गया। आज का दिन बहुत कुछ बदलने वाला है। या तो सब कुछ अच्छा होगा या फिर बिखर जाएगा। पता नहीं क्या होगा। वह मन ही मन सोचता हुआ गाड़ी में बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।